अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लाइफ विद नाज़िया के डेली व्लॉग से मैं हाज़िर हूँ। ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमने बहुत मज़े की जगह देखी और बहुत खूबसूरत जगह देखी और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रूर देखिएगा एंड तक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी मज़े की वीडियो मिलती रहें देखने को। अब आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। मेरे हस्बैंड, हम बच्चों के साथ हम सब तैयार होकर निकल पड़े थे और अपने एरिया से ही निकल रहे थे, अमीरात से निकल रहे थे हम। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ओमान की जो बेसिकली हिस्ट्री क्या है, यानी ओमान कंट्री कहाँ से इसकी जो है वो सल्तनत डेवलप होना शुरू हुई और ये कहाँ से निकला। ठीक है, चलें देखते हैं। आप देखते जाइए, साथ साथ आप वीडियो देखते जाएं, साथ साथ इसकी हिस्ट्री सुनते जाएं। मुझे उम्मीद है कि मेरी की गई इस वीडियो पे की गई मेहनत जो है वो आपको पसंद आएगी और आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपको, क्योंकि मैं ओमान के बारे में अक्सर और बेशतर आप लोगों को बताती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बहुत बेहतरीन चांसेस भी हैं, ठीक है, और एक ये न्यू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट होने वाली कंट्री है। यहाँ पे जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे काम शुरू किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने बिजनेसेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि एक्चुअली ओमान की कंट्री जो है वो ऑफिशियली इसकी सल्तनत का कहाँ से स्टार्ट हुआ सिलसिला। अच्छा, ओमान जो ऑफिशियली है वो एक मगरिबी एशिया का एक मुल्क है। ये जो है वो जज़ीरा नुमा अरब के जनूब मशरिक़ी साहिल पर वाक़ है और जो ये लोकेटेड है यहाँ पर, ये कोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, यानी कि आप इसको खलीज फ़ारस भी कहते हैं, ये इसके साथ लोकेट है। इसकी ज़मीनी सरहदें जो हैं वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन के साथ मिलती हैं, जबकि ईरान और पाकिस्तान के साथ भी इसका जो है वो बॉर्डर लगता है। अच्छा, इसका जो समंदरी सरहद है ना वो ईरान और पाकिस्तान के साथ लगती हैं। दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर जो वो मस्कत है, और ओमान की आबादी जो है वो 4.7 मिलियन है और ये तकरीबन 124वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। और जो इसका साहिल है वो जनूब मशरिक़ यानी बहरा अरब और शुमाल मशरिक़ में खलीज ओमान से है। और इसी तरह से इसकी ज़मीनी सरहदों पर मुत्तहिदा अमारात के से घिरा हुआ है और ये अपना जो इसका ईरान के साथ भी इसका समंदरी बॉर्डर लगता है। अच्छा, 17वीं सदी में 17th सेंचुरी में ओमानी सल्तनत एक सल्तनत थी पूरी, और जो खलीज फ़ारस और बहर हिंद में इसका बहुत ज़्यादा असर रसूख था और पुर्तगाली और बरतानवी सल्तनत के साथ इनका मुकाबला हुआ करता था। और 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में अपने अरूज पर इसकी ताकत थी और ओमानी असर रसूख जो था उनका कंट्रोल वो बहुत ज़्यादा ईरान और पाकिस्तान तक पहुंचा हुआ था। बीसवीं सदी में सल्तनत जो है ओमान की सल्तनत में बरतानिया के ज़ेर असर आ गए और 300 साल से ज़्यादा अरसे तक दोनों सल्तनतें आपस में काफ़ी क्लोज़ रहीं और उनके आपस में ताल्लुकात काफ़ी गहरे रहे। अच्छा, बरतानिया ने ओमान की जोग्राफिया अहमियत को एक तिजारती मरकज़ के तौर पर तस्लीम किया, जिसने खलीज फ़ारस और बहर हिंद में बरतानवी तिजारती रास्तों को महफूज बनाया और बरसग़ीर पाक व हिंद में लंदन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। और ओमान एक बादशाहत रही यहाँ पर, और जिसकी क़यादत एक सुल्तान करते थे। और फिर इसके बाद जो है वो काबूस बिन सईद 1970 से लेकर 2020 तक उनकी बादशाहत यहाँ रही और वो यहाँ के वो सुल्तान रहे। और काबूस की फ़ौत होने के बाद एक ख़त अपने कज़न हेशम बिन तारिक को उन्होंने अपना जानशीन ख़त के ज़रिए उन्होंने बताया कि वो अपने कज़न हेशम बिन तारिक को अपना जानशीन नामज़द करना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्हें नामज़द किया गया और इन्हें ओमान का नया सुल्तान मुकर्रर किया गया।
अच्छा, जो रीसेंट प्रोग्रेस है ना ओमान की, जो अभी तक मैंने देखी है और जो इन्फॉर्मेशंस मैंने हासिल की इस कंट्री के बारे में, वो ये है कि ये एक इंतहाई पीसफुल, साफ़ सुथरी और यहाँ के जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा है। बिल्कुल शोर शराबा गैर ज़रूरी नहीं है और एक तो लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जगह बहुत बड़ी है, बहुत बहुत जगह बड़ी है और अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे बन रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कंट्री है ना, ये इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन कंट्री है। पूरी दुनिया में इतनी महंगाई हो चुकी है, हर जगह पर ही महंगाई हो चुकी है। इवन आप यकीन करें कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कंपनी भी यहाँ पर बनाते हैं लोगों की और उससे उनको डील करते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली हुई इस बारे में और काफ़ी उनको मालूमात है इस चीज़ की और उनको न्यू इन्फॉर्मेशंस हर रोज़ ही मिल रही होती हैं। तो वो मुझे बताते रहते हैं कि यूएई से और सऊदी अरब से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर इधर आ रहे हैं। उसकी जो वजह पता चली वो यही है कि यूएई में और सऊदी अरब में इस कदर टैक्स लगा दिया गया है कि आप वहाँ पे सैलरीज़ पे भी और मतलब नए काम करने पर भी आपको हर चीज़ पर टैक्स देना ही देना है। इसी तरह से पाकिस्तान का हाल तो आप सबके सामने ही है। जो अभी रिसेंट वहाँ पर जो कंडीशन चल रही है उसमें ये है कि आपको सिर्फ खाना ही खा सकते हैं आप लोग, बाकी दूसरा काम तो आप कोई दूसरा कर नहीं सकते। वहाँ पर इतनी ज़्यादा उन्होंने हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए हैं और बिल्कुल भी जो है वो बचत वाला काम तो वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है। तो जो लोग जो हज़रात और नाजरीन जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोच रहे हैं अपनी जगह पे जहाँ वो रहते हैं, वो भले गल्फ़ की किसी कंट्री में रहते हों या पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या यूरोप और अमेरिका किसी कंट्री में भी हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि कोई वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने मनी को सेव करना चाहते हैं, कुछ ख़रीद कर, कुछ प्लॉट वगैरह लेके या कुछ बिल्डिंग बनाकर, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से सजेशन दूंगी कि ओमान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेस है और यहाँ पे इंतहाई आसान काम है ये आप प्रॉपर्टी बनाना। और यहाँ पे बहुत प्रोटोकॉल मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स को बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर बादशाहत है, एक सिस्टम है कि किंगडम का जो एक सिस्टम होता है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन उस तरह की कोई पाबंदियाँ ऐसा यहाँ पर नहीं रही हैं अब जैसे पहले हुआ करती थी। कंपनी बनाना यहाँ पे सबसे आसान कर दिया गया है। पेपर वर्क यहाँ पर को ख़ास चीज़ें नहीं चाहिए होती और वो बस आपकी जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, जो भी पेपर या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको बता दिया जाता है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से यहाँ पे मूव किया जा सकता है। और इस वक्त जो मुझे समझ आया ना दुनिया में, आप यकीन करें मैं पिछले 15 सालों से दूसरे मुल्कों में जाने के लिए कोशिश करती रही हूँ और काफ़ी ट्राई भी किया हमने, लेकिन इतने मसाइल का सामना किया हमने और इतना हमने अपना पैसा वेस्ट किया। मैं अफ़सोस करती हूँ कि मैंने इतने सारे साल जो है इधर उधर जाने के लिए ज़ाया किए और पैसा ज़ाया किया अपना। तो पहले मैं सोच लेती ओमान के बारे में तो शायद आज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी होती, लेकिन वही है ना कि देर आए दुरुस्त आए, जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है और जब काम होना होता है तभी आपका काम होता है। आप उसके बग़ैर जो है वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बस यही मामलात रहे मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि इस वक्त भी आ गई, तो अल्लाह ने बहुत करम किया हम पे, हम इस वक्त भी यहाँ पर मूव हो गए। क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान के हालात बहुत शदीद ख़राब चल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं तो अभी मुझे नहीं समझ आ रहा वहाँ पे हालात कब तक ऐसे चलते रहेंगे। बहरहाल क्या कर सकते हैं, मामला तो ऐसे ही चल रहे हैं सब जगह पर। अच्छा, महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ ना यहाँ पर, तो आप एक रीज़नेबल फैमिली
जैसे 4 लोग हैं फैमिली के, तो आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, एक अच्छा मुनासिब सा वक्त गुजार सकते हैं 300 रियाल में। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ 300 रियाल में आप एक 4 लोगों की फैमिली को आप बहुत अच्छे से लेके रख सकते हैं। यहाँ पे आप रेंट पे आपको बहुत रीज़नेबल से रेंट पे आपको अपार्टमेंट है, घर का पोर्शन है, कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ 300, बाकी तो आपकी गुंजाइश के ऊपर है, आप जितना मर्ज़ी चाहें पैसे इन्वेस्ट करके या लगा कर आप अपनी लाइफस्टाइल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 300 में आप अपने घर की ग्रॉसरी, रेंट, यहाँ की बिजली का भी कार्ड सिस्टम है, बिजली के भी पैसे देने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, और गैस का सिलेंडर आता है वो भी आपको फिल कराना होता है। ये सब चीज़ें तो मामलात तो हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और पानी का भी यहाँ पर है कि आपको पानी जो है वो मिनरल लेना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही चीप अमाउंट में आप ये कि 300 में ये सारा काम आप आराम से पूरे महीने का कर लेते हैं। अच्छा, डेली ग्रॉसरी भी आप अगर करना चाहें तो कोई इतना मसला नहीं है, 1 रियाल 1.5 रियाल में, 1.5 से 2 रियाल में भी आप आराम से घर की दूध वगैरह और डेली का जो सामान है वो लेकर आ सकते हैं। नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करके, अगर आपका फ्रिज का साइज़ अच्छा है तो आप पूरे महीने की ग्रॉसरी कर लें, वो बहुत रीज़नेबल पड़ती है। यहाँ पे जो वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पर से जाने से, वेजिटेबल लेकर आने से, एक तो वेजिटेबल बहुत आला क्वालिटी की हैं, जहाँ से भी ये लोग इंपोर्ट करते हैं, जहाँ से भी मंगाते हैं, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रो होती हैं, फ्रेश और बहुत अच्छी टेस्टफुल हैं यहाँ पर। मतलब पता चल रहा है कि मैं जो पाकिस्तान से रहकर आई हुई सब्ज़ियाँ खा कर आई हूँ, अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो अच्छे पानी से उगाई हुई और अच्छी खाद डाल के जो सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं उनका टेस्ट समझ आ जाता है। तो गोश्त वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना आप 300 में आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल। और आप सोचें कि 300 मिनिमम अमाउंट में आप एक फैमिली को यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है ना। आप अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाएं, एक शॉप खोलें। यहाँ पर शॉप खोलना बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे लंबे चौड़े प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है जैसे कनाडा और अमेरिका वगैरह में जाने में। तो आप जाती है और जान के साथ साथ आपकी पैसे भी जो है वो ढेरों ढेर लग जाते हैं। मतलब आप सब कुछ बेच बाच के भी अगर आप यूरोप और कनाडा और इस तरफ जाने की सोचेंगे तो नहीं पड़ता आपको, और फिर कोई गारंटी भी नहीं है कि वहाँ जाकर आप इतना कोई जल्दी सेटल हो सकें। अच्छा, ओमान में रहने का एक और प्लस पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप वाकई शौकीन हैं और आपका ये प्लान है कि आपने यूरोप, अमेरिका या कनाडा की तरफ जाके मूव करना है, अपनी फैमिली को आगे वहाँ उस तरफ लेके जाना है, तो उसका भी एक हल, सबसे बेहतरीन हल ये कि आप ओमान में आके थोड़ा सा स्टे करें, कम से कम 2 से 3 साल यहाँ पर स्पेंड करें, अपना पैसे जमा करें, काम करें यहाँ पे थोड़ा, और यहाँ से आप कमाई करें और थोड़े पैसे जमा कर लें। और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। कोई यहाँ पे प्लॉट्स भी आपको अलाउ किए जा रहे हैं, आप ले सकते हैं, अपार्टमेंट भी ख़रीद सकते हैं, आप यहाँ पर विलास भी ख़रीद सकते हैं। या आपके ऊपर है कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ स्टे करें 3 साल। यहाँ से दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना जो है ना वो सबसे आसान है। यहाँ पर उन्होंने प्रोसेस इतने आसान रखे हुए हैं, हर तरह की एम्बेसी यहाँ पर मौजूद है। और पाकिस्तान में बैठ के जो हमने ख्वारियाँ उठाई हैं बाहर जाने के चक्कर में, वो आप मेरे पाकिस्तानी बहन भाई अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा यार, बहुत छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, महीनों में आपके जो है 2 महीने में आपका प्रोसेस किसी भी बाहर की कंट्री के लिए हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जॉर्जिया और टर्की जाना सबसे आसान है। वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी वहाँ पहुँच के आपको आराम से वीज़ा मिल सकता है। दूसरा ये कि आपको यहाँ पर रहकर जो है वो इतने लंबे चौड़े प्रोसेस या इतने सारे कोई डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ का आपका बताका यानी आईडी कार्ड बन गया तो फिर आप कहीं का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही प्लस पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि हमारा ख़ुद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से यही प्लान है कि बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है। तो मुझे सबसे बेस्ट प्लेस यही लगी कि यहाँ के जब तक बच्चे मेरे बड़ा वाला बेटा जो A लेवल्स कर ले कंप्लीट, तो उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला सेटिंग करके उनको फिर आगे की तरफ निकालेंगे। तो जो अल्लाह को मंजूर, कोशिश तो इंसान करता है, सोचता भी है, बाकी जो है वो तो अल्लाह की रज़ा से होता है। अच्छा, आज जहाँ मैं लेकर आई हूँ आपको, ये है पैलेस अल अलम। ये देखें आप, कितना खूबसूरत जगह बनी हुई है। और इसके इर्द गिर्द जो है ना, ये पुराना ओमान बना हुआ है, ठीक है। पुराना ओमान को इन्होंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। ये ओल्ड ओमान है, हेरिटेज के तौर पे इन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरे घर रखे हुए हैं। इसका जो आप लोकेशन देखें और इसकी जो
आप पूरी इसकी मैनेजमेंट देखें, रोड्स और ये सब नीटनेस देखें आप ज़रा, चमक रहा था बिल्कुल इस तरह से। शायद मेरा कैमरा इतना अच्छे से कैप्चर कर सके, लेकिन आप जब अपनी आँखों से देखेंगे तो आप खुद देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई देखकर कि इतना मतलब इंसान है ना, यहाँ पे भी तो इंसान ही रहते हैं ना, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी इंसान ही रहते हैं। तो बस इंसानों का फ़र्क होता है और तो कोई बात नहीं होती है। बाकी ये भी अपने इंसानों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए उन्होंने बनाया है ये सब कुछ, साफ़ सुथरा माहौल, हर चीज़ उन्होंने इतना मैनेज रखते हैं, हर चीज़ को इतना मेंटेन रखते हैं, पैसा लगाते हैं बिल्डिंग्स पर उसको मैनेज रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तो पैसा लगाते हैं तो फिर ज़ाहिर है फिर चीज़ें भी चमकती हुई नज़र आएंगी। तो ये आज मैं आपको लेकर आई हूँ पैलेस अल अलम पे, ठीक है, अल अलम ये देखें। अच्छा, ये पैलेस की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊं, बड़े मज़े की डिटेल है इसकी। पहला जो इसके ये पैलेस ऑफ अल अलम जो है ना, ये इसको इंग्लिश में आप पैलेस ऑफ द फ्लैग भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये है ना एक ये ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल होता है एक्चुअली। ये सल्तनत ओमान के जो सुल्तान हैं उनका यहाँ पर स्पेशली एक प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर इनका ख़ास तौर पे। और यहाँ पे जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, और उनको गैर मुल्की जितने भी मुअज़्ज़िज़ सरबराहान वगैरह हैं उन सबको यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जाता है। आप समझ लें सॉर्ट ऑफ हमारे पाकिस्तान के इस्लामाबाद का एरिया है ना, जो जिस तरह से जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट के जितने भी अफसरान होते हैं उन सब के यहाँ पे घर हैं, और बहुत प्यारे प्यारे घर बनाए हुए हैं। और इस सारे वाइट कलर के ना, ज़्यादातर वाइट कलर है, और ब्राउन है या लाइट ब्राउन है या वाइट है, यही पूरा थीम है इस पूरे एरिए का। और सिर्फ महल में जो अभी मैं पैलेस की आपको वीडियो दिखाऊंगी आगे जाकर, तो उसमें आपको डिफरेंट थोड़े से कलर्स नज़र आएंगे। वहाँ पर एक वाइट पैलेस भी है बहुत खूबसूरत, उसके साइड पर एक वाइट पैलेस भी है बहुत बड़ा। ये देखेंगे इसका एंट्रेंस का एरिया है। पार्किंग ढूंढ रहे थे, पार्किंग ढूंढते ढूंढते हम इसके अंदर एंटर हुई। आप इसका फ्लोर देखें, आप इसको और कहा जाता है, यहाँ एंटर होते ही मुझे ठंडी हवा आने लगी। एक तो ग्रीनरी की वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, साइडों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी की हुई है। दूसरा ये कि इन्होंने जो मार्बल लगाया है ना, यहाँ पे कहा जाता है कि ये मार्बल जो है स्पेशल लगाया है इसीलिए कि वो हीट को रिड्यूस करता है, कम कर बिल्कुल। और हवा बहुत ठंडी थी यहाँ पर, बहुत अच्छा टेम्परेचर था, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पर कैसे इतना मतलब ठंडा हो सकता है, जबकि मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ तो ऐसे गर्म हवा के वो लगते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अब कोई बात नहीं है, हर जगह पे आपको ये ऊंच नीच तो नज़र आती है। अच्छा, ये ऑफिशियल कामों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये जगह। और इसका जो पुराना महल था ना, वो सुल्तान सईद बिन सुल्तान के पास था, और ये महल जो है वो 18वीं सदी में उसके शुरू में जो है वहाँ पर शुरू के में अलमिरानी किला और अलजिलाली किले के दरमियान इसको पुराने समंदरी इलाके की तरफ बनाया गया। तो उस वक्त तो उसको ज़्यादा केयर नहीं किया गया। फिर 16वीं सदी में इसको 16वीं सेंचुरी में जो है वो पुर्तगालियों ने इस पर अटैक कर दिया था ऑलमोस्ट, और इस महल को उन्होंने 1895 में फिर जो है वो अपने जो कबायली बागी थे उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन उस वक्त के जो सुल्तान फैसल बिन तुर्की थे उन्होंने फ़ंड्स की कमी की वजह से इसकी मुरम्मत नहीं करवाई, और फिर उसको 20वीं सदी में सुल्तान सईद बिन तैमूर ने अपना ज़्यादा वक्त जो है वो सलाला में गुजारा। सलाला एक बहुत ही खूबसूरत शहर और उनका एक समझ लें कि प्रोविंस है, वहाँ उनका वक्त गुज़रा और इसलिए इस महल को बंद कर दिया गया था। फिर 1971 में इसका नया जो महल का जो एक रास्ता बनाया गया, और उसको सही से इसकी जो तामीर दोबारा से रीइनोवेट करा गया ना, इसको जो वो उसका मैं आपको बताती हूँ। मौजूदा महल जो है वो कसरे आलम सुल्तान काबूस बिन सईद ने बनाया, जो अभी पिछले जो लास्ट जो सुल्तान गुज़रे हैं, और बताया जाता है कि हिस्ट्री के सबसे लंबे सुल्तान उन्हें 50 ईयर्स जो है वो 50 ईयर्स तक वो सुल्तान रहे वो इस इलाके को। जितना ओमान आपको बना हुआ नज़र आया ना इस वीडियो में, ये सब सुल्तान काबूस बिन सईद के ज़माने में बना है, क्योंकि 2020 में उनकी डेथ हुई है। उसके बाद जो है अभी नए सुल्तान आए हैं, वो भी उन्हीं की चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये काम मुस्तकिल चल रहा है। और जो बल्कि नए सुल्तान आए हैं वो तो कंस्ट्रक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और बहुत ओपन कर दिया उन्होंने सबके लिए ही। तभी मैं बता रही हूँ ना कि आपको यूएई और सऊदीया से लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं और आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
और जो मौजूदा महल है वो सुल्तान बिन काबूस ने बनाया हुआ है, उन्हीं के हाथों से बनाया हुआ, और उन्हीं की वजह से जो है ये महल आज इतना खूबसूरत लग रहा है। देखें सामने नज़र आ रहा है आपको, ये सुल्तान बिन काबूस का जो महल है, इनको कहा जाता है ये सुल्तान बिन काबूस का महल है। ये बहुत खूबसूरत महल, इसकी जो असल लोकेशन है ना वो आप आके देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता है। ये देखें इस तरफ वाइट महल नज़र आ रहा है आपको, ये वाइट महल है, बहुत खूबसूरत था ये भी। और ये भी जो है वो ऑफिशियली यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस महल को कहा जाता है कि हिंदुस्तानी माहिर तामीरात शाहपुर जी पालुंजी ने डिज़ाइन किया था, और ये एक बहुत ही शानदार अंदाज में इसको 1972 में इसको मुकम्मल किया। इसमें सोने और नीले कालमों का एक अनोखा डिज़ाइन बनाया गया नीचे, और इसके महल के अंदर जो है वो, अच्छा महल के अंदर तो जाने नहीं देते हैं, बाहर के बॉर्डर का दरवाज़ा आपने देखा होगा ना, बिल्कुल वहाँ जैसे ब्लॉक हो जाता है वाघा बॉर्डर पे, इसी तरह से यहाँ पे ये दरवाज़ा इन्होंने बना दिया है। उसके पीछे जो है वो महल है, वहाँ यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। वैसे तो ये पूरे जो ग्राउंड्स हैं और यहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं, और जितने भी सरकारी लोग जो होते हैं आप जो भी मतलब वीडियो आपने करनी है इनको मना नहीं करते। अच्छा ये जो आप ये हैं वो पुर्तगालियों की, जो इन्होंने पहले आके किया था तो इससे इन्होंने खाली करवाया, और यहाँ पर यहाँ पर इनके फ़ौजी हैं, ज़ाहिर है इन्होंने पूरा, इनकी सिक्योरिटी है ये पूरी, इसमें बहुत सख्त सिक्योरिटी है चारों तरफ। मैंने पहली दफ़ा यहाँ पर जो है वो फ़ौजी और आर्म फोर्सेस देखी, और बहुत ज़बरदस्त माहौल था यहाँ का, बहुत खूबसूरत पत्थर और हर चीज़। और इसकी इर्द गिर्द में माशाल्लाह कुछ 4 या 5 मस्जिदें मैंने देखी, और इतनी कोई खूबसूरत मस्जिदें हैं साइडों में हर तरफ कि आपका दिल खुश हो जाता है। मैंने यहाँ पे इसी महल की जो मस्जिद है उसमें नमाज भी पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारी मस्जिद थी। ये देखें इंतहाई खूबसूरत जगह है। अच्छा मैंने ये इस तरह की इतनी लंबी वीडियो पहली दफ़ा बनाई है, बहुत ज़्यादा हिलजुल हुई है मुझे अंदाज़ा है, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आइंदा आगे बहुत अच्छे से कोशिश करके आपको अच्छी अच्छी जगहों की और वीडियो बना के दिखाऊं, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह ग्रॉसरी की भी आपको वीडियो बनाई। ये देखिए मस्जिद में जा रहे थे, और ये जो खूबसूरत सी जगह है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। ये महल के साइड एरियाज़ थे और बहुत खूबसूरत, यहाँ पे लोग आके पिक्चर्स बनवाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये सफ़रनामा ओमान का और पैलेस अल अलम का आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर अपनी राय दें, और मेरे चैनल का बहुत ख्याल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक कीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। देखिए रात का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, मेरा कैमरा अच्छा नहीं था वरना बहुत प्यारा लग रहा था। अल्लाह हाफ़िज़।